हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक इरोडो का टफ प्रॉब्लम लेकर आया हूं। और आप लोग ध्यान रखना, किसी टफ प्रॉब्लम का एक ही पर्पस होता है कि अगर कोई आप लोग के कॉन्सेप्ट मिस है तो उसको रीबिल्ड किया जाए, बिकॉज आप जेईई मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर क्वेश्चन एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग इरोडो से सॉल्व करेंगे और ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने का मतलब है इसके पीछे वाले सारे चैप्टर यहाँ पर काम आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम पंकज गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अपलिफ्ट फिजिक्स। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल क्यूब्स हैं हमारे पास एंड दोनों का मासेस m गिवन है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है उसका, ठीक है, तो कह रहा है ये लिंक टुगेदर है कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ। ठीक है, बीच में एक थ्रेड हमने लगा दिया है ताकि जितना कंप्रेशन हमने दिया है वो मेंटेन रहे। ठीक है, दीज क्यूब्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय अ थ्रेड व्हिच इज बर्न थ्रू अ सर्टेन, ठीक है, मोमेंट। ठीक है, हमने इसको बर्न कर दिया, मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हो ना कि थ्रेड हटा दिया है। थ्रेड हटा दिया है तो बेसिकली एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और दो ब्लॉक उससे अटैच्ड है ना। अब आपसे कहा गया है टू व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कितना इनिशियल कंप्रेशन होना चाहिए सो दैट द बाउंस ऑफ आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्नड आउट। तो पहले जो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई रोल नहीं है, दिस इज ऑफ वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है बच्चे हमेशा थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख जाते हैं जबकि होता यहाँ पर वेलोसिटी का एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं। तो ये वाली कहानी है, ठीक है। अब हमने इसको बर्न कर दिया। एक बात बताइए, मान लीजिए इसमें कितना कंप्रेशन है, तो नेचुरल लेंथ कुछ यहाँ पर है इसकी स्प्रिंग की। ठीक है, जब यहाँ पर ब्लॉक होगा तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि उससे कितना नीचे है ये पूरा सेटअप, डेल्टा एल नीचे है, कंप्रेस्ड है, इसमें डेल्टा एल का कंप्रेशन है। और वो कह रहा है कि डेल्टा एल क्या होना चाहिए कि नीचे वाला ब्लॉक जो है वो बाउंस अप कर जाए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझना, ठीक है। तो दोनों का मास m गिवन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक ये है, दोनों का मास m है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चे फोर्सेस के थ्रू चले जाते हैं जबकि क्वेश्चन को वेलोसिटी के थ्रू ले जाना होता है। तो आप समझ सकते हो कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कुछ यहाँ आएगी और ये नेचुरल लेंथ से ये पूरा सिस्टम कितना कंप्रेस्ड है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कुछ डेल्टा एल कंप्रेस्ड है। अब आपने यहां से छोड़ा, अब बताइए होगा क्या इस समय पर, क्या होना चाहिए। अगर आपको पता है कि अगर यहां से छोड़ने पर अगर mg ज्यादा हो और स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ है वो कम हो, तब तो ये नीचे जाएगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन हमें करना क्या है, हमारी डिमांड है कि ये ब्लॉक इसको पिक कर ले, उठा ले। तो मुझे बताइए इसको पिक करने के लिए क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इसके ऊपर जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, ठीक है, ऊपर की तरफ कितना फोर्स होगा, तो ऊपर की तरफ देखिए जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी नीचे ही होगा, तब तो ये उठा नहीं सकता। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए, तब ये उठा पाएगा। और स्प्रिंग फोर्स ऊपर कब आएगा, जब स्प्रिंग किस में होगी, एक्सटेंशन में होगी। तो इसका मतलब यहां से छोड़ने के बाद इस ब्लॉक को नीचे नहीं जाना है, इसको ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर ऐसे जाना चाहिए कि स्प्रिंग एक्सटेंशन में तो आए कम से कम, यानी ये जो नेचुरल लेंथ वाली जगह है यहां से इसको क्रॉस करके ऊपर जाना होगा। अगर ये नेचुरल लेंथ वाली जगह को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो क्या रहेगा, स्प्रिंग एक्सटेंशन में आएगी, एक्सटेंशन में आने से स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। अब ये स्प्रिंग फोर्स इस mg के बराबर अगर हो जाता है तो क्या आपको ये बात समझ में आता है कि अगर उससे और ऊपर गया तो स्प्रिंग फोर्स mg से ग्रेटर हो जाएगा। और अगर स्प्रिंग फोर्स mg से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर स्प्रिंग फोर्स mg से ग्रेटर हो गया तो जस्ट मतलब इसको ये लिफ्ट अप कर सकता है। तो सिचुएशन हमारे पास ये है कि जस्ट टू लिफ्ट अगर कोई कंडीशन की बात की जाए तो हम fs को लगभग mg के बराबर कर देंगे, हालांकि वो mg से नेग्लिजिबली लार्ज होना चाहिए। बात समझ में आई सभी को। तो चलिए अब यहां से हमारा जो ब्लॉक है वो ऊपर जाना चाहिए। अब मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि x एक्सटेंशन है, ठीक है, जिस समय पे ये लिफ्ट अप हो जाएगा तो x एक्सटेंशन पे ये लिफ्ट अप हो जाएगा, तो इस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स कितना बन जाएगा, kx। ओके, बताइए इस kx की क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इस kx की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये mg के बराबर हो जाए। दैट मींस इसमें कितना एक्सटेंशन चाहिए इसको लिफ्ट करने के लिए, mg by k। बताइए क्या दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड। तो नेचुरल लेंथ से डेल्टा एल कंप्रेशन था इसके अंदर, ठीक है। अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरा ब्लॉक कम से कम इस जगह तक तो पहुंचे। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ब्लॉक है वो कम से कम इस जगह तक पहुंचे। अब मुझे बताइए इस जगह तक पहुंचना किसका एस्पेक्ट है, क्या पाथ ट्रेवल करना वेलोसिटी का एस्पेक्ट है। क्योंकि जैसे कि ये यहां से जैसे मान लो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बात समझ गए। तो आपको यहां तक पहुंचना है, तो आपको मालूम है कि यहां तक पहुंचना किस चीज की प्रॉपर्टी से आएगा, अगर मान लीजिए उसका इस जगह पर पहुंचने से पहले वेलोसिटी 0 हो जाए तो फिर ये वापस नीचे लौट आएगा। तो यानी हम क्या चाहते हैं कि ये यहां तक पहुंच जाए,
और यहां तक पहुंचना ये इंश्योर करता है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0 हो जाए। बच्चे जनरली क्या करते हैं मालूम है, वो यहां से एफएस से क्या कहते हैं mg निकाल लेते हैं और फिर यहीं से कुछ और दिमाग लगाने लग जाते हैं, है ना, वो इक्विलिब्रियम की कुछ इक्वेशंस लिखने लग जाते हैं। बात समझ में आया? इक्विलिब्रियम का एस्पेक्ट नहीं है ये यहां से यहां तक आ जाए, मतलब यहां से आपने छोड़ा था 0 वेलोसिटी पे, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक्सेलरेट करते 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 फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये डिसलरेट भी करना शुरू कर जाएगा, फिर डिसलरेट करते करते करते, तो आप ध्यान रखिए ये डिसलरेट तो करना शुरू कर गया है, लेकिन अगर वेलोसिटी अभी भी ऊपर है तो ये ऊपर ही जाता रहेगा, और अगर ये ऊपर ही जाता रहेगा तो ये और आगे मूव कर सकता है, बिकॉज इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है कि उस एक्सटेंशन तक जस्ट ये क्या हो जाए, पहुंच जाए, और वहां पर पहुंच गया इसका मतलब ये लिफ्ट कर लेगा। अगर इसके पहले ही वेलोसिटी 0 हो गई तो लिफ्ट नहीं कर पाएगा, इस पोजीशन के बाद में वेलोसिटी 0 हुई तो ये इसको लिफ्ट अप कर लेगा। पहला पॉइंट ये सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग इसमें जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे बच्चों आप लोगों ने एसएचएम पढ़ लिया है, तो हम चाहें तो इसको एसएचएम से भी कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको एसएचएम से भी कैरी ऑन कर सकते हैं, ओके, बट अभी सिंपल वे में कर देते हैं, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। बताइए, दिस इज द इनिशियल मोमेंट एंड दिस इज द फाइनल मोमेंट, ओके। क्या आपको लग रहा है यहां से यहां तक जाने में दो ही वर्क हैं, एक स्प्रिंग का वर्क है और एक mg का वर्क है, और दोनों कंजर्वेटिव नेचर के हैं, इसलिए हम इस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो वी आर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही आ जाएगा। तो बताइए व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग कितनी दबी हुई है, डेल्टा एल, तो हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी एक और फील्ड है ग्रेविटी, उसका भी लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है ग्रेविटी में हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी 0 मान के स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर स्प्रिंग हाफ के और स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 माना है, तो यहां से हम कितना ऊपर गए हैं, डेल्टा एल प्लस एक्स, ओके। तो बताइए यहां से हमारे पास जो अगली रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है mg h, टोटल हाइट कितना गया है, दैट इज डेल्टा एल प्लस एक्स, सो दिस वुड बी डेल्टा एल प्लस एक्स। पहले आप इसको देखो, फिर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको एसएचएम वाले मेथड से भी बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोग एसएचएम पढ़ चुके हो, तो एसएचएम भी बहुत सारे हर्डल्स को आसान कर देता है ना। तो पहले आप यहां से डेल्टा एल एस्टिमेट करेंगे सभी लोग, ओके। तो बताइए यहां से आपका डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एक रिलेशन इधर हो गया, दिस इज योर के टाइम्स ऑफ डेल्टा एल होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है mg बाई के का होल स्क्वायर, यही ना, एंड प्लस mg डेल्टा एल प्लस mg, और ये x की वैल्यू क्या है, mg बाई के, ओके। जरा चेक करिए कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं यहां से अब आगे। तो क्या डेल्टा एल में क्वाड्रेटिक इवॉल्व होके आ रही है हमारे पास, तो वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक के डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ओके, माइनस mg डेल्टा एल। एक बार देखना कहीं मैंने 2 गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ से 2 एलसीएम लिया है ना, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो इस जगह पे 2 आ गया, तो यहाँ आ रहा है माइनस 2mg डेल्टा एल, ओके। और ये क्या है, 2mg का होल स्क्वायर बाई के, और ये है mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, इसका मतलब हुआ 3, तो माइनस ऑफ 3mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। बताइए अब आप लोग मुझे एक बार सॉल्व करके बताएं सभी लोग कि डेल्टा एल जो है इसका आप क्वाड्रेटिक बन गया आपके सामने, इस क्वाड्रेटिक का आप रूट निकालिए, ठीक है, और रूट जो पॉजिटिव हो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव रूट को छोड़ देंगे। तो एक बार आप लोग मुझे डेल्टा एल की वैल्यू सॉल्व करके बताइए, उसके बाद मैं भी सॉल्व कर दूंगा, बट पहले आप लोग सॉल्व करिए कि यहाँ से डेल्टा एल का जो पॉजिटिव रूट है, नेगेटिव रूट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल का पॉजिटिव रूट बताइए क्या आ रहा है, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, ये 2 मैंने यहाँ चिपका दिया है, और इसके बाद 2mg इधर आ जाएगा, 2 2 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, प्लीज रिप्लाई एवरीवन, ठीक है। तो याद रखिए कहीं तक पहुंच जाना किसका एस्पेक्ट है, वेलोसिटी का, समझ आया बात। अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे यहां तक पहुंचना ही है, उससे पहले अगर रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उससे पहले नहीं रुकना है, एग्जैक्ट उस जगह पे जाके रुकना है, बात समझ गए। तो व्हाट इज योर डेल्टा एल, और इसको फिर मैच करिए जो हमारा
आंसर है उससे। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि टू व्हाट हाइट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम विल राइज इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वाज डेल्टा एल इज 7 mg/k। तो अगर वो 7 mg/k हो तो क्या होगा? तो फिर हम 7 mg/k लेंगे। पहले ये वाली सिचुएशन देखते हैं कि ये कितना है, ताकि ये उछल पाएगा या नहीं। ठीक है, तो कितना आ रहा है, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। डेल्टा एल इक्वल्स टू माइनस बी है 2 mg प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 2 mg का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस माइनस प्लस है ना, 4 3 जा 12, तो 12 mg का होल स्क्वायर ओके अपॉन 2 है। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ए की वैल्यू कितनी है के। अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये आएगा 16 mg का होल स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 16 यानी 4, और 2 प्लस माइनस 4 है तो माइनस वाला तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, प्लस वाला होगा, तो प्लस 4 यानी 6 mg/2k, यानी डेल्टा एल इज 3 mg/k। एक बार आंसर सभी लोग चेक कर लीजिए, आंसर आ गया हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग डिस्कशन करके पूछ लें अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी जो है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जहां पर, ठीक है, आपको लगता है कि सर हम फोर्स से जाना चाह रहे थे, ठीक है, पर ये क्वेश्चन तो किसी और तरह से निकल गया। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लो, इस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको पहले। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का ही प्रॉब्लम है, बट इट्स इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। क्लियर है ना सभी लोगों को? तो आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने क्या बताया कि अगर हम डेल्टा एल 3 mg/k लेते हैं तो ये जस्ट इसको उठा सकता है। अब अगले पार्ट में उन्होंने कितना लिया है, देखिए 7 mg/k, कितना लिया है 7 mg/k। अब ये जो 7 mg/k वैल्यू है, ये तो 3 mg/k से ज्यादा है, इसका मतलब ये इसको लिफ्ट अप कर लेगा, और जब इसको लिफ्ट कर लेगा तो उसके बाद पूछा जा रहा है जब ये दोनों उछल जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कितना उठेगा। तो क्या हमसे टोटल पूछा गया है, टू व्हाट हाइट h द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम विल राइज इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 7 mg/k, मतलब कितनी हाइट तक उठेगा, यानी इनिशियल कहां था और फाइनली कहां पहुंचेगा, फाइनली इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के लानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेरे पास कंडीशन है उसके हिसाब से 7 mg/k से चल रहे हैं ना, ओके, तो 7 mg/k के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, तो देखिए अब ये है मेरे पास ब्लॉक, ये स्प्रिंग दबा हुआ है, ये आपको पता है ये नेचुरल लेंथ की कंडीशन है जहां स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाती है, और ये वो जगह है जहां पर ये वाला x, इसको मैं x0 लिख देता हूं, ये mg/k है। ठीक है, और आपको हमने यहां से इसको कंप्रेस करके छोड़ा है, दैट डेल्टा l इज नाउ 7 mg/k, यही है ना। तो मुझे एक बात बता सकते हो, क्या दोनों मासेस इक्वल हैं? तो जब ये यहां से उछल के यहां पहुंचेगा तो आपको इतना तो पता चल गया कि अब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, है ना, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी यहां पर, यानी इट विल हैव सम वेलोसिटी, तो ये यहां से फर्दर उछल जाएगा, यही है ना, यहां से फर्दर उछल जाएगा। अब देखिए यहां से वहां तक उछलने के लिए पहले वेलोसिटी निकालिए, और इस समय तक ये भी देख लो, क्योंकि बहुत क्रूशियल चीज है कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है अभी तक। तो मुझे एक बात बताइए, इस समय तक अगर आप देखो 7 mg/k नीचे से mg/k ऊपर, यानी कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 mg/k। तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है 8 mg/k है, तो मालूम है इस समय पर हमारा COM कितना राइज किया है मालूम है इस समय तक, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट राइज कर रहा है लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो एक ऑब्जेक्ट तो कुछ भी राइज नहीं किया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो राइज किया है वो कितना किया है 8 mg/k राइज किया है इस समय तक, अपॉन टोटल मास 2m। तो अभी जो सेंटर ऑफ मास राइज किया है 4 mg/k किया है, यस और नो। तो अभी तक COM हैज राइज इनिशियल वैल्यू इज 4 mg/k। ठीक है, कई बार बच्चे इसी में जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, ये चला है 8 mg/k और ये जीरो चला है, हमने इक्वेशन का यूज करके पता किया है कि ये कितना ऊपर जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताइए और कितना ऊपर जाएगा, तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि आगे की कंडीशन क्या है। मुझे बताइए इस समय पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v, है ना, और इस समय पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो मुझे बता सकते हो इस समय पर VCM कितना होगा? इस समय पर VCM होगा m इंटू वी प्लस m इंटू जीरो अपॉन 2m, दैट मीन्स v/2। इस समय पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/2 है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और बताइए जैसे ये जमीन को छोड़ के ऊपर उठ जाएगा, तो आप क्या ये बात समझ सकते हो कि अब ये जमीन से जस्ट लिफ्ट हो रहा है ना, तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं,
ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, सो यू आर हैविंग द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज समथिंग ओवर हियर, बिल्कुल बीच में इन दोनों मासेस के, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो vcm है वो ये है v/2, है ना। अब मुझे बताइए इस सिस्टम पर क्या स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है, देन व्हाट विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, देखो mg और mg, बस। तो आपको दिख रहा होगा कि ACM कितना आएगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है 2mg अपॉन 2m इक्वल्स टू z, एंड दिस इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास का, तो मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास और कितना एडिशनल ऊपर जाएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, v/2, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है g नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास और कितना एडिशनल हाइट ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा, v², ऐसे कर सकते हैं ना, vcm स्क्वायर, vcm फाइनल स्क्वायर इक्वल टू vcm इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2acm डेल्टा y। ये पूरी इक्वेशन cm के लिए लिखा है मैंने। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियली vcm है, कितना है वो v/2, अभी हम लोग v/2 एस्टिमेट करेंगे, माइनस आपको दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस 2g डेल्टा ycm। तो मुझे बताइए डेल्टा ycm इज इक्वल टू vcm का होल स्क्वायर बाय 2g। इतना समझ में आया, ये और एडिशनल हाइट और जाएगा इतना हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो बेटा मैं जैसे सॉल्व करता हूं ना वो जरूर सीखना, पहले मैं बिल्कुल सीधा सीधा फोकस है मेरा किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास कितना हाइट चढ़ेगा, तो मुझे उसके लिए क्या क्या दिख रहा है वो करते जा रहा हूं। तो अभी मैंने वी एस्टिमेट नहीं किया है लेकिन मुझे वी एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल हाइट कितनी राइज करेगा, हाइट राइज कितना करेगा, तो ऑलरेडी कितना राइज कर चुका है 4mg/k, ओके, तो ऑलरेडी ऊपर उठ चुका है 4mg/k प्लस ये वाला एडिशनल हाइट और उठेगा। बताइए क्या यहां तक एग्री करते हो आप लोग मेरी बात से। अब मुझे जरूरत किस चीज की पड़ेगी आखिरी में, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये VCM चाहिए, VCM कितना है v/2, तो ये है v/2 का होल स्क्वायर बाय 2g, यानी ये है v²/8g। इसका मतलब मुझे v² की वैल्यू चाहिए भाई, यहां पर v कितना है। अब मुझे देखो आप बताइए यहां से यहां तक आने में कौन कौन से वर्क हैं, एक mg का वर्क है, एक स्प्रिंग का वर्क है, और ये दोनों ही कंजर्वेटिव नेचर हैं। तो हम यहाँ इनिशियल कंडीशन A से लेके जस्ट लिफ्ट अप की कंडीशन B, तो A से लेके B तक हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नाउ वी आर यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताइए क्या लिखा जाए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ k 7mg/k का होल स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास कितनी है, तो हाफ k, स्प्रिंग उछल एक्सटेंशन में है mg/k के, और अब मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना पड़ेगा। तो टोटल कितनी हाइट गया ये ऑब्जेक्ट, 7mg/k प्लस mg/k 8mg/k, तो पोटेंशियल एनर्जी mg टाइम्स कितनी हाइट गया है 8mg/k। अब आप लोग मुझे एक बार v² की वैल्यू सॉल्व कर दोगे, तो v² की वैल्यू आ रही है कितनी 49 माइनस 17, ठीक है, 49 में से 17 माइनस कर लो 42 32, तो इट वुड बी और 32 mg, है ना, m भी उड़ा देता हूं साथ के साथ, एक m g² डिवाइडेड बाई k। बताइए ये आएगा, इसको यहां रख देता हूं, तो v²/8g की वैल्यू आ जाएगी 4mg/k। आया समझ में। अब आप लोग आंसर चेक करके बताइए, टोटल हाइट जो ये हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो राइज करके गया है वो है ये वाला 4mg/k और ये वाला 4mg/k, तो मिलाकर 8mg/k। एक बार आंसर चेक करके बता दीजिए मुझे।